तो प्लांट किंगडम, पादप जगत हिंदी में बोला जाता है। जैसे किंगडम आप लोग पहले पढ़े होंगे, उसके बाद जो है 2 भागों में बांटा गया, प्लांटी और एनिमिलिया में। तो आज हम लोग प्लांट को फर्दर डिवीजन करके, यानी कि प्लांट के अंदर, प्लांट एक ही प्रकार के तो नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, कुछ लंबे हो सकते हैं, कुछ बौने हो सकते हैं, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो फूल देंगे फल नहीं देंगे, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो फूल फल कुछ भी नहीं देंगे, कुछ होंगे कि फल फूल दोनों देंगे। ठीक है, तो ये सब टाइप ऑफ जो प्लांट है, इसी में हम लोग अगर अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि वर्गीकरण करेंगे कि एक वर्ग में ये रहेंगे बिना फूल वाले, दूसरे वर्ग में जो है बिना फल वाले रहेंगे, या तीसरे वर्ग में फल फूल दोनों वाले रहेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में प्लांट को जो वर्गीकृत काम करने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले नाम आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का कृत्रिम प्रणाली। कृत्रिम प्रणाली मतलब जो हमारे पास व्यवस्था उपलब्ध है उसी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। तो मान लो कि प्लांट शुरू में देखा गया, एक मिनट कलर चेंज कर लेना, कोई प्लांट है वो अगर हाइट पर है, हाइट वाला है यानी कि लंबा है, टॉल है, तो उसको क्या किया, टॉल एक कैरेक्टर मान करके उसको एक वर्ग में रख दिया गया। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल देख करके। उसके बाद कोई बौना है तो बौना वाले को एक में रख दिया गया। तो इस प्रकार से क्या किया गया, बेस्ड आधार क्या बनाया गया वर्गीकृत का आधार बनाया गया मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो उनका था प्लांट का, यानी कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, बाहरी गुण। ठीक, कि शाखाएं कितनी हैं, या शाखाएं किस प्रकार से निकलती है, एक ही टाइम पर निकलती है दोनों तरफ से, या एक का आगे एक का पीछे निकलता है। पौधे का हाइट देख करके, जैसे कि हमने अभी बताया, पौधा स्यूडोल होता है या पहले जिगजैग करके तब अपर बढ़ता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर आधारित था, प्लांट के मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पर। ठीक है, और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, प्रथम बार वर्गीकरण जो किया गया था, वर्गीकृत जो किया गया था पौधे को, तो वो किस सिस्टम के अंतर्गत, तो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कहलाता है। ठीक, चलो इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने वाले या मान्यता देने वाले कौन कौन थे, तो एरिस्टोटल थे साइंटिस्ट, और दूसरे थे कैरोलस लिनियस। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता होगा सर कैरोलस लिनियस तो बाइनोमियल जो है नोमेनक्लेचर दिए थे, तो वो बेटा नोमेनक्लेचर दिए थे, एक प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया बोला था। ठीक है, उन्होंने डिवाइड किया था, प्लांट को एक जगत में रखा और एनिमल को दूसरे जगत में रखा। फर्दर जो है उसके चेले लोग या उसके सहपाठी लोग क्या किए थे, आगे प्लांट में अध्ययन करने लगे, कुछ जो लोग जो है एनिमल में अध्ययन करने लगे। तो एनिमल जो है आगे चल करके 5 किंगडम में बट जाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब आप लोग सुने होंगे। तो वो क्या हो जाता है, एनिमल का 5 किंगडम हो जाता है। फिर प्लांट में भी होता है 5 किंगडम, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको मान्यता किस किसने दिया, अरिस्टोटल और कैरोलस लिनियस ने मान्यता दिया, किसको, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। क्लियर। अच्छा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर आधारित था, तो ये आधारित जो थे वो थे प्लांट के केवल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पर। ठीक है, तो केवल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, बाहरी गुण देख करके अगर आप किसी को क्लासिफाई कर देते हो, अगर मान लो कोई इंसान खड़ा है उसको अगर आप बाहर से देख करके जज कर देते हो कि वो दुष्ट है, चोर है, साधु है, शरीफ है, तो ये बहुत हद तक सही नहीं रहेगा, कुछ ही देर तक सही रहेगा। जब तक उसका अंदर वाला आप गुण नहीं देखिएगा तब तक सही डिसीजन नहीं ले पाइएगा कि ये लड़का शरीफ है या ये जो है व्यक्ति जो भी है XYZ ये गलत है या शरीफ है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, उसके अंदर के कैरेक्टर भी देखने होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत कम प्रूफ के आधार पर दिया गया था, क्योंकि केवल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को ऐड किया गया था, इसीलिए ये जो है फेल्योर हो गया। ठीक है, तो आप डिमेरिट्स में ये लिख सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन बहुत कम प्रूफ के आधार पर दिया था या बहुत कम एविडेंस के तौर पर पेश किया गया था। चलो, ये जब बहुत कम के एविडेंस है, इसका मतलब है कि नया कोई जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया होगा, इसीलिए इसको गलत बताया गया। तो नया क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आया उसका नाम क्या है, कोई बताओगे? इसके बाद जो आया, चलो नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया उनका नाम पड़ा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब जो नेचुरली जो पौधे में प्रेजेंट है उसके आधार पर, ठीक है। तो आधार क्या लिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, बेस्ड ऑन मतलब किस आधार पर यह वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन मतलब आधार, तो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर तो लिया ही लिया है, साथ में एनाटॉमी भी ऐड कर लिया। एनाटॉमी बोले तो अंदर वाली चीजें कि किस में फ्लोएम है, किस में जाइलम है, किस में दोनों है, किस में दोनों नहीं है, ठीक है। ये कैरेक्टर भी ऐड किया गया, तो ये एनाटॉमी हो गया। उसके बाद चलो फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब पौधे में किस किस नाम के रासायनिक तत्व मौजूद हैं, कौन कौन से हार्मोन्स मौजूद हैं, क्योंकि केमिस्ट्री टर्म आते ही आपको केमिकल्स दिमाग में याद आने लगते हैं। तो पौधे में भी कई सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो फल पकाने के भी काम आते हैं, आप लोगों को याद होगी, बताए हैं। उसके बाद चलो नेक्स्ट जो 4 चीजें इन्होंने ऐड की थी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो ये जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बेस्ड है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा बेस्ड है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐड किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं एनाटॉमी को ऐड किया गया, फाइटोकेमिस्ट्री को ऐड किया गया। उसके बाद एम्ब्रायोलॉजी यानी पौधे का जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो कब बनता है, जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में क्रॉस करते हैं तो जायगोट बनता है, यानी कि फ्यूजन करने के बाद जायगोट बनता है। और जायगोट जब फर्दर डेवलपमेंट करता है यानी कि बड़ा होता है तो वो क्या कहलाने लगता है, एम्ब्रियो कहलाने लगता है, ठीक है। समझ में आया, एम्ब्रियो। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो युग्मनज बनते हैं, और युग्मनज जब आगे विकास करते हैं यानी कि डेवलप करते हैं तो वो एम्ब्रायो को हिंदी में कहते हैं भ्रूण, तब भ्रूण बनता है। क्लियर। चलो, इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, 2 साइंटिस्ट है जिनका नाम आपको याद रखना है, बेंथम एंड हुकर, ठीक है, बेंथम एंड हुकर। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एम्ब्रायोलॉजी, यहाँ पर देख रहे हैं एम्ब्रायोलॉजी कब होता है, जब आपके रिप्रोडक्शन कैरेक्टर आएंगे तभी एम्ब्रायो बनेगा। जब रिप्रोडक्शन होने वाली सिचुएशन होगी तभी ना एम्ब्रायो बनेगी। रिप्रोडक्शन होगा यानी कि मेल से मेल गेमिट होंगे और फीमेल में फीमेल गेमिट प्रोड्यूस होंगे, फिर आपस में फ्यूज करेंगे तब जाकर के एम्ब्रायो बनेगा। क्लियर। तो इस प्रकार के नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किस गुण को अडॉप्ट किया गया या ऐड किया गया, तो रिप्रोडक्टिव गुण को अधिक आगे रखा गया, या नहीं तो आप बोल सकते कि रिप्रोडक्टिव गुण को एडॉप्ट किया गया या लिया गया, ठीक है। अधिक आगे रखा गया, इसका मतलब ये नहीं समझना कि सबसे आगे इसी को रख दिया, नहीं, इसका मतलब हुआ कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा इसमें भाव दिया गया, ठीक। चलो, इसके बाद जो है फिर फर्दर जो है आगे जो है डिवीजन होते रहा, आगे खोज होते रहा, तब आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको एक टर्म याद आ रही होगी, जेनेटिक। यहां पर देख रहे हैं फाइलोजेनेटिक। जेनेटिक मतलब जेनेटिक जैसे ही कहते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा पुराना रिकॉर्ड, कुछ बाप दादा वाला कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसका जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये किस पर आधारित था, फॉसिल रिकॉर्ड्स के आधार पर आधारित था। फॉसिल रिकॉर्ड क्या हो गया, पुराना जो हमारा, जैसे मान लो कि आपका पुराना जनरेशन, ठीक है, मतलब आपके दादाजी के दादाजी, उनके उनके पुराने वाले, उनके आधार पर कि हाँ फैमिली वाला, कि इनका पुराना खतियान जो है यानी कि खानदान जो वो किस टाइप का था, ठीक है। तो उस आधार पर जो वर्गीकृत किया गया उसको बोला गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये उतना अच्छा रहा नहीं क्योंकि केवल एक कैरेक्टर लिया गया था, इसलिए इसमें ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर आता है फर्दर डिवीजन होने लगा। फर्दर डिवीजन होने लगा तो उसके बाद जो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आ गया। न्यूमेरिकल मतलब संख्या के हिसाब से। तो संख्या के हिसाब से अब वहाँ तो हो गया था कि एम्ब्रायो देखेंगे किसका किसका सेम साइज होता है, किसका किसका अपोजिट एम्ब्रायो होता है, किसका किसका उल्टा होता है। लेकिन अब आ गया था न्यूमेरिकल कि अगर किसी पौधे का लीफ अगर ऐसा है यानी कि सिंपल लीफ है तो इसको हम कोड देंगे SL, ठीक है। अब मान लो कि 10 पौधा SL वाला मिल गया, 11वां पौधा जो आप लाए उसका पौधा का जो लीफ है वो सिंपल ना होकर के टीढ़ी टूढ़ी है, ठीक है। तो इसका हमने दूसरा नाम दे दिया, ठीक।
और इसका नाम मान लो कि इरेगुलर लीफ या कुछ भी इरेगुलर लीफ दे देते हैं सपोज दैट। अब जो नेक्स्ट हम पौधा लाएंगे वो या तो अगर सिंपल के जैसा मिला तो एसएल उसमें भी डाल देंगे, तो क्या हुआ एसएल वाला ग्रुप हमारा बढ़ते जा रहा है, या इरेगुलर वाला में हम डाल देंगे तो क्या होगा इरेगुलर वाला हमारा बढ़ते जाएगा। ये डाटा हो गया, ठीक है। डाटा अगर पूछा जाए कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी किस आधारित है, किस पर आधारित है, तो कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा का जो है कोड इसमें लिखा गया था, कोड के आधार पर, ठीक। समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल किसको, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को नहीं याद रखने की जरूरत है, कभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी किस पर आधारित था, क्योंकि आप देखिए यहां से जो है ना बैक आइए, यहाँ से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत हद तक काम कर गया था। तो इसी पर सब जो है चेला चाटिया लोग, इसके जो चेला चाटिया लोग थे इसी में कुछ कुछ और खोज कर करके गुरुजी का दे रहे थे, गुरुजी के सामने पेश करते जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इधर का किसी का भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो साइटोकेमिस्ट्री, साइटो से आपको याद आ रही होगी साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो से दिमाग में आना चाहिए साइटोप्लाज्म। और टेक्सोनोमी मतलब क्या हो गया, टेक्सोनोमी तो वही हो गया नाम सबका। तो साइटोप्लाज्म के आधार पर डिवीजन कि किसके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स रहते हैं, सेल डिवीजन चैप्टर में बताए हैं, बताइए। क्रोमोसोम रहता है, लाइसोसोम रहता है, ठीक है, ढेर सारे राइबोसोम रहते हैं, ढेर सारे चीज रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, साइटोटेक्सोनोमी किस पर आधारित था, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कीमियोटेक्सोनोमी। कीमियो केमिस्ट्री टर्म किससे आया, कीमो से आया है, जो मिस्र का है एक, ठीक। तो यहाँ पर कीमोटेक्सोनोमी, कीमो मतलब पौधे में किस किस प्रकार के केमिकल्स प्रेजेंट है, लाइक आपके राइबोस शुगर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पौधे किस किस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। बायोकेमिकल्स जितने भी है पौधे पर उसके आधार पर इसको कीमियोटेक्सोनोमी के अंतर्गत बांटा गया। यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल बिल्कुल। केमिकल बोले या बायोकेमिकल बोले, बायोकेमिकल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे केमिकल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसलिए बायोकेमिकल्स हम लोग बोल रहे हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो बायोकेमिकल्स इसलिए हम लगा देते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में भाग लेते हैं, इसलिए हम लोग बायोकेमिकल बोलते हैं। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब प्लांट को कई सारे टाइप्स में डिवीजन किए गए, जैसे कि आपको पता होगा कि एनिमल को भी कई सारे टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसको 5 किंगडम के नाम से जानते हैं हम लोग। उसी प्रकार से प्लांट में भी 5 किंगडम, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी क्या होता है, सबसे पहले जो पौधा आया था इस दुनिया में, सबसे छोटे पौधे जिसके पत्ती और शाखाएं फूटा हुआ नहीं था, ठीक है। अच्छा, जब हम शुरू में आपको पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर हमने आपको शुरू में पढ़ाया था कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। जो लोग शुरू से क्लास कर रहे होंगे उसको बताए होंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था, पृथ्वी पर जो है कैसे केमिकल्स प्रेजेंट हुए, फिर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ पृथ्वी पर, ये सारा चीज बताए होंगे। तो जब पृथ्वी पर लाइफ ओरिजिनेट हुआ तो सिंगल सेल बना था उस टाइम, और उसी समय एल्गी प्रेजेंट हुआ था, एल्गी बना था, और एल्गी भी यूनिसेलुलर ही है, ठीक है। तो एल्गी बिना शाखा वाला, बिना तना वाला पत्ती है। उसके बाद थोड़ा सा इससे डेवलप हुआ ब्रायोफाइटस, इससे डेवलप हुआ टेरिडोफाइटस, इससे डेवलप हुआ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पूरा डेवलप तो हो गया, लेकिन ये ना तो फल दे सकता था ना फूल दे सकता था। लेकिन एंजियोस्पर्म जो आया ये पूरी तरह से डेवलप्ड आया, जिसमें फल भी लगता है, फूल लगता है, फिर फल भी लगता है, ठीक है।
तो सबको अब अलग अलग टाइप से हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे टर्म्स होते हैं, जैसे क्रिप्टोगेमस आप लोग सुने होंगे। क्रिप्टोगेमस, फेंड्रोगेमस क्या होता है वो जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको जान लेते हैं, फिर एक एक करके एल्गे, ब्रायोफाइटस सबको देखेंगे, क्योंकि वो जब हम लोग जान लेंगे तो आगे चीज़ें हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और कई बार पूछ भी दिया जाता है, वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एल्गी जो होते हैं एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जल में ही रह सकते हैं। हाँ, खैर एनसीईआरटी के अनुसार जो है कई जगह ये बोला गया कि स्वेल में, लेकिन वैसा ही स्वेल जहाँ पर मिट्टी होता है, स्वेल मतलब, तो वैसा ही मिट्टी जो मिट्टी में नमीपन ज़्यादा हो, ठीक है। वैसा ही तना, जिस तना में पानी का जो है, जैसे वर्षा हुआ तो पानी उस तना पर रुक जाए, ठीक है, मतलब नमीपन ज़्यादा, नमीपन होना ही चाहिए, मॉइस्चर होना ही चाहिए एल्गी के जो है लाइव रहने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिप्टोगेमस और फेंड्रोगेमस। ठीक है, सपोज दैट गेमिटोफाइट देखते हैं। गेमिटोफाइट क्या होता है? गेमिटोफाइट जिसमें गेमिट का फॉर्मेशन होता, क्या? जी है, जी है, GAMETO, गेमिटो, PHYTE, गेमिटोफाइट। और गेमिट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? चलिए, गेमिट किस किस में बनेगा वो तो हम बाद में देख लेंगे, पहले गेमिटोफाइट यानी कि गेमिट बनने वाले में हम लोग गेमिट का सारा कुछ देख लेते हैं। ये क्या होता है? N होता है या 2N होता है? N होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड बॉडी होता है ये, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर एक प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरिएशन होते हैं, उसमें वेरिएट करते रहते हैं, ठीक है, किसी का कुछ किसी का कुछ। अच्छा, ये गेमिटोफाइट जो होता है यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं? यूनि या मल्टी? मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। मल्टी सेल्युलर, क्योंकि प्लांट में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन वाला नहीं दिमाग में लाना है, ठीक है, ह्यूमन वाला नहीं दिमाग में लाना। चलिए, ह्यूमन वाला सिंगल सेल होता है, ठीक। चलो उसके बाद देखो गेमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। टाइप ऑफ डिवीजन पूछ रहे हैं, गेमिट का फॉर्मेशन में टाइप ऑफ डिवीजन कैसे पड़ेगा? जब 2N से N बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस। और जब जब N से N बनता है तब क्या कहते हैं इसको? ठीक, क्या क्लियर है? ठीक, तो टाइप ऑफ डिवीजन कैसे होगा? टाइप ऑफ डिवीजन N से N बन रहा है तो टाइप ऑफ डिवीजन क्या होगा? गेमीट आर फॉर्म्ड, हिंदी वाले रोना नहीं है, बाद में बता देंगे। माइटोसिस, अभी इंग्लिश में लिखते चलो, बाद में बता देंगे सारा कुछ।
अच्छा, सेक्स ऑर्गन डेवलप रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो गेमिटोफाइट में या तो सेक्स ऑर्गन डेवलप रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। कुछ प्लांट में 5 जो हमने अभी बताया आपको, उसमें कुछ में जो है सेक्स ऑर्गन डेवलप रहेंगे, कुछ में नहीं रहेंगे। ठीक है, रहेंगे भी, नहीं भी रहेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया गेमिट। वैसे पौधे जिसमें गेमिट बनता हो, कुछ पौधे में गेमिट ना बन करके स्पोर बनता है। ठीक है, तो यहां पर गेमिटोफाइट के कोष्ठ में लिख लीजिए गेमिट बनने वाले पौधे को ठीक है, गेमिट बनाने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? गेमिटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ पौधे ये होता है कि गेमिट ना बना करके स्पोर बनाते हैं, तो स्पोर बनाने वाले पौधे को क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। ठीक, जो पौधे गेमिट बनाते थे उसको हमने क्या बताया? गेमिटोफाइट। तो जो पौधे स्पोर बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट बोलेंगे। स्पोरोफाइट जो होता है वो है डिप्लॉयड बॉडी होता है, तो 2n हो जाएगा। स्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखिए यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? अच्छा, मल्टीसेलुलर, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी आएगा। ठीक है, स्पोर तो बनाने का काम करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी आता है, एल्गी। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, एल्गी यूनिसेलुलर होता है। एल्गी यूनिसेलुलर ही होती है। उसका जो यूनिसेलुलर नहीं, ये इसका जो स्पोर बनता है ना, वो स्पोर यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी जो था ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब का अगर इन सब में किसी में भी अगर स्पोर बनता है तो वो स्पोर कैसा होता है? मल्टीसेलुलर होता है। लेकिन एल्गी में जो स्पोर बनता है तो वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो स्पोर्स। स्पोर क्या होता है? n हो जाएगा, क्योंकि स्पोरोफाइट है इसलिए 2n है। तो स्पोर्स जो है वो किस प्रकार के डिवीजन से बनेगा? माइटोसिस। यहां पर देखो तो क्या वो लिखे हो, n से n बना माइटोसिस, और 2n से जब n बनेगा तो मियोसिस होगा ना। ठीक है, चलो इतना से समझ लिए। स्पोर आर फॉर्म बाय मियोसिस। क्या? ठीक है, चलिए यहां से समझ लीजिए ये दो टर्म। अगर किसी प्लांट में जो 4-5 अभी टाइप्स हमने आपको बताया, उसमें अगर किसी में गेमीट बनता है तो गेमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड बॉडी होता है, मल्टीसेलुलर होता है।
गेमिट कैसे बनता है? मिटोसिस के द्वारा बनता है। किसी किसी प्लांट में गेमिट बनने के लिए या तो सेक्स ऑर्गन जो होगा वो होगा या नहीं तो नहीं भी होगा, फिर भी गेमिट बनेगा। कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अगर किसी प्लांट में, यानी कि ये जो 5 टाइप आपको बताया हमने, अभी कौन कौन से टाइप बताया? एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें से अगर किसी में स्पोर्स बन रहा है तो वो स्पोर का कैरेक्टर कैसा होगा वो हमने लिखाया, डिप्लॉयड होगा, मल्टीसेलुलर होंगे। लेकिन एल्गी में जो स्पोर बनेगा वो कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पोर्स जो है प्रेजेंट जो होगा यानी कि बनेगा वो किस विधि से बनेगा? मियोसिस की विधि से बनेगा। क्लियर है इतना चीज? चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है, ये सब याद रखने, क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को हिंदी कहीं पर भी कोई दिक्कत, किसी भी टर्म में हिंदी अगर किसी को भी कुछ चाहिए किसी भी पॉइंट का, कोई भी गर्ल्स बॉयज कोई भी किसी को भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं कहीं पर भी। चलो नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोफाइट और दूसरा क्या हो जाएगा? चलो स्पर्मेटोफाइट किसको कहते हैं पहले इसके बारे में सब कुछ समझ लेते हैं। वैसे पौधे जिसमें बीज बने, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्मेटोफाइट बोलेंगे। तो नीचे में लिख लीजिए, वैसे पौधे जिसमें बीज बने, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? सीड बियरिंग प्लांट्स। वैसे पौधे जिसमें बीज बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफाइट्स। हाँ ठीक। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें 2 ही आते हैं, अभी हमने बताए हैं। 5 जो नीचे बताए वो याद है, उसमें से 2 आ जाएंगे। कौन कौन से? हाँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्योंकि इसमें देखिएगा तो स्पर्म टर्म यही दोनों में जुड़ा हुआ है, और किसी में जुड़ा हुआ है? 5 को जो आपको लिखाए हैं। तो यहां से भी आप लोग पकड़ सकते हैं, ट्रिक ये याद रख सकते हैं। एंजियोस्पर्म, इन्हीं दोनों पौधे में क्या होते हैं? बीज बनते हैं, ठीक। चलो अब देखते हैं एम्ब्रायोफाइट्स। हिंदी वाले कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ससुरा पूरा सब कुछ बता रहे हैं तो दिक्कत कहाँ से होगी? अगर हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब देख लेते हैं एम्ब्रायोफाइट। क्या सीड बन रहा है? सीड में हम थोड़ी देखते हैं कि वो 2n है या n है, ये बताइए तो। लेकिन अंदाजा तो हम लगा सकते हैं। सीड कब बनेगा? जब मेल का जो है स्पर्म वाला जो आएगा, जैसे पॉलिन सपोज दैट, वो अगर एंथर स्टिग्मा पर आया, स्टिग्मा के बाद ओवरी गया, ओवरी में ओव्यूल में फ्यूज हुआ, फिर जाकर के वो क्या करेगा? सीड का निर्माण करेगा। तो दिमाग लगा सकते हैं आप, 2n होगा या n होगा? यस, ठीक। चलिए अब देखते, 2n होगा। सब लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग में इतना चीज ऐड होना चाहिए। क्या? राइजोइड, ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा ना। देखो ना आगे बताते हैं। एम्ब्रायोफाइट देखते हैं। एम्ब्रायोफाइट्स क्या होगा? जिसमें एम्ब्रायो बनेगी यार, वो हो गया एम्ब्रायोफाइटस, ठीक है। चलो सपोज दैट कोई है, जायगोट है,
जैगोट है, जैगोट ही ना डिवीजन करके आगे एम्ब्रायो बनता है। जैसे कि मेल और फीमेल गेमीट आकर के मिलती है, फ्यूज करती है, तब जैगोट बनता है। और जैगोट जब आगे डेवलपमेंट करती है, ठीक है, विकास करता है, तो एम्ब्रायो बनता है। जैगोट जो होता है वो भी 2n होता है, ठीक है। और एम्ब्रायो जो बनेगा ये भी 2n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से प्रोसेस से बनेगा? ये माइटोसिस से बनेगा, माइटोसिस से बनेगा, ठीक। चलो अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे जिसमें ये बनेंगे, एम्ब्रायो बनेंगे? ब्रायोफाइटस हो जाएंगे, ब्रायोफाइटस आ जाएंगे। ब्रायोफाइटस के बाद टेरिडोफाइटस आ जाएंगे। सबके बारे में जानेंगे कि ब्रायोफाइटस क्या होता है, टेरिडोफाइटस क्या होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके एम्ब्रायो किन किन में बनते हैं? चारों में बनते हैं। अच्छा, एम्ब्रायो अब अगर इन चारों में बन रहा है एम्ब्रायो, तो ऐसा कौन सा है जिसमें एम्ब्रायो नहीं बनेगा? ऐसा कौन सा है जिसमें एम्ब्रायो नहीं बनेगा, स्पर्म भी नहीं बनेगा? यस, सेवल यानी कि एल्गी में, क्योंकि एल्गी का नाम ना तो आप स्पर्मेटोफाइट्स में देखे होंगे ना ही एम्ब्रायोफाइट में देखे होंगे। तो या तो आप बोल सकते हैं नन एम्ब्रायोफाइट। ओहो, आ जाओ जल्दी से। नन नन एम्ब्रायोफाइटस, या आप बोल सकते हैं नन स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। या बोल सकते हैं कि एम्ब्रायोफाइट्स का एक्सेप्शन कौन है, तो एक्सेप्शन में भी आ जाएगा एल्गी, नन स्पर्मेटोफाइट्स। या एक्सेप्शन भी बोला जा सकता है कि कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें एम्ब्रायो नहीं बनती है, या दे आर नॉट कॉल्ड एम्ब्रायोफाइटस, तो एल्गी ही आ जाएगा, ठीक है। याद रखना, क्योंकि एल्गी में क्या होता है, स्पोर बनता है, ठीक है। हाँ, जिम्नोस्पर्म यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और एंजियोस्पर्म यहाँ पर जो लिखा हुआ है। हाँ, शॉर्ट टर्म यूज कर लिए, कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया ना, ठीक है। जहाँ पर दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलिए, एल्गी। एल्गी में हमने अभी बताया आपको, जब हमने गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स बता रहे थे, तो वहाँ पर हमने बताया कि आपके एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और उसमें जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रायो कहाँ से बनेगा, सीड कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ, एम्ब्रायो नहीं बनेगा, डायरेक्ट जैगोट क्या होगा? अच्छा, दूसरा ले लेते हैं कलर। डायरेक्ट जैगोट से स्पोर बन जाएगा, ठीक है। स्पोर्स बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जैगोट 2n होता है, ठीक है, लेकिन स्पोर जो होता है वो n होता है, ठीक है। और किस प्रोसेस, जब 2n से n हो रहा है तो प्रोसेस कौन सी आ जाएगी? यस, मियोसिस, ठीक है। समझ में आ गया? एम्ब्रायो इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, पिटेंगे नहीं इतना। जैगोट से एम्ब्रायो बन रहा है, स्पोर्ट्स बन जा रहा है ना, इसीलिए ये कहलाया है नन एम्ब्रायोफाइटस, ठीक। तो यहाँ पर लिख भी दे देते हैं, कौन ठीक तुम लोगों का, खा पी के बैठ जाओ।
एम्ब्रायो इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। और इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, योनि, ठीक है। सेक्स ऑर्गन कैसा रहेगा, यूनिसेलुलर रहेगा। क्या इतना चीज समझ में आया, कहीं पर भी कोई दिक्कत, हिंदी इंग्लिश किसी को भी कोई दिक्कत, ये बताइए। एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का हिंदी क्या होता है, एम्ब्रियो का हिंदी क्या होता है, भ्रूण तो होता है, हाँ। बीच में आ जाओ सही से। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट और भी कुछ टर्म बचे हुए हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन आते हैं, उसके बाद जो है क्रिप्टोगेमस और फेनोगेमस, ये तो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दोनों आपको कोई भी पूछ देगा, कहीं भी पूछ देगा। अभी हम लोग कुछ कुछ टर्म देख रहे हैं, जैसे आगे अगर हम एल्गी पढ़ाने लगे तो एल्गी में अगर हम आपको बोले कि ये क्रिप्टोगेमस है, तो कल के डेट में आप ये ना समझ में आपके दिमाग में ये चीज आए कि क्रिप्टोगेमस क्या होता है। कल के डेट में हम ये बोले, जब एल्गी हम पढ़ाने लगे तो वहां पर अगर हम लिखाएंगे कि एम्ब्रायो इज नॉन एम्ब्रायोफाइटस, एल्गी इज नॉन एम्ब्रायोफाइटस, तो आपको समझ में ये नहीं आए या वहां पर ये नहीं सोचने लगे कि नॉन एम्ब्रायोफाइटस क्या होता है। तो इसीलिए कुछ कुछ टर्म जो है हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोल दें कि एंजियोस्पर्म जो होता है वो स्पर्मेटोफाइट होता है, तो अब ये सोचने लगे कि स्पर्मेटोफाइट क्या होता है, तो इसीलिए अभी हमने स्पर्मेटोफाइट आपको पढ़ा दिया, ठीक। कल के डेट में आगे जब हम पढ़ाएंगे कि ब्रायोफाइटस जो होता है वो एम्ब्रायोफाइटस होता है, तो आप सोचिएगा ये एम्ब्रायोफाइटस क्या होता है, तो इसीलिए हमने एम्ब्रायोफाइटस पढ़ा दिया। क्या एल्गी, ठीक है, एल्गी बोला जाता है उसको। एल्गी जो होता है मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन उसका सेक्सुअल ऑर्गेन जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। समझ में आया। यूनिसेलुलर कहने का मतलब हुआ उसका सेक्सुअल ऑर्गेन जो होता है केवल एक लेयर में रहता है, ऐसा नहीं कि उसके कवर पे कवर होता है। हमारा टेस्टिस जो होता है मेल में देखिएगा तो कई सारे कवर रहते हैं, ट्यूनिका, एल्बोजिना, एल्बुमिना, कई सारे कवर रहते हैं जो कि आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन एल्गी वगैरह में क्या होता है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं वो कवरिंग नहीं रहता है उस पर, ठीक। तो इसीलिए हमने वहां पर बोला कि सेक्स ऑर्गन जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। समझ में आया। चलो आगे बढ़े। अब क्रिप्टोगेमस और फेनोगेमस दो टर्म बचा हुआ देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए, क्रिप्टोगेमस और दूसरा क्या होगा, फेनोगेमस। या फेनोगेम्स भी बोल सकते हैं, फेनोगेमस भी बोलते हैं, जिसको जैसा मन होता है, प्रोनाउंसिएशन का अपना अपना है, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स का देखते हैं। इस क्रिप्टोगेम्स का सीधा सा मतलब हुआ, हिंदी वाले लिख लीजिए, बहुत ही आप लोग आसानी से लिख लीजिए, जिसका जनन अंग छुपा हुआ हो, जिसका जनन अंग छुपा हुआ हो, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हिडन रिप्रोडक्टिव हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट ना दिखे। तो इसका अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा, वो तरीके ऐसे कैसे एक जाएगा, सब जाएगा, इतना परेशान हम नहीं हो सकते। ओ बहुत गलत हो रहा मेरे साथ।
इस बार ऊपर वाले में टच ही नहीं करने देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेंड्रोगेमस में क्या हो जाएगा, एक्सपोज। एगो में छुपा हुआ है तो दूसरा में दिखेगा ना जी, इसको क्या लिखेंगे, एक्सपोज्ड। ठीक है, आइए इसके नशेड़ीपन को एक्सपोज करते हैं आज। ठीक है, नशेड़ीपन नहीं, यहाँ पर पढ़ाई वाली बात। चलो ठीक, तो इसमें दोनों को लिख लो, एक जगह ही लिखो। एक में क्या लिखे हिंदी वाले, जिसका जनन अंग छुपा हुआ हो, जिसका जनन अंग बाहर से देखा जा सकता है, यानी तो छिपा हुआ का क्या होता है उल्टा जी, जिसका हाँ, जिसका जनन अंग आसानी से पहचाना जा सके। हाँ लिख लीजिए, जो भी सही है लिख लो। ठीक, जो लग रहे लिख लो। एक का छिपा हुआ रहेगा, एक का जो है बाहर में उभरा हुआ नहीं। ठीक है, मतलब दिखता रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिख लो। चलो हटाओ, आगे बढ़ो। देखो, क्रिप्टोगेमस जिसमें ये चीज यानी कि हिडन रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन से टाइप ऑफ प्लांट में ये जो है सेक्स ऑर्गन यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, हिडन रहेंगे। तो आपके हो गए एल्गी, नेक्स्ट हो गए ब्रायोफाइटस, नेक्स्ट टेरिडोफाइटस, ठीक है। नहीं, जिम्नोस्पर्म इसमें क्या रहेगा, यही तीनों में छिपा रहेगा ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का तो दिखेगा। ठीक, जैसे कि हम लोग पौधे में देखते हैं एंथर, एस्टिग्मा, ठीक, उसी प्रकार से। चलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों आ जाएगा। ठीक है, ए से एंजियोस्पर्म, जी से जिम्नोस्पर्म। अब आपसे पूछा जा सकता है कौन से ऐसे क्लास है यानी कि वर्ग है जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं। बताओ, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? ठीक, तो यहाँ पर नोट मार के लिख लीजिए। एंजियोस्पर्म, ठीक है, पूरा लिखे क्या? फ्रूटी, फ्रूट मतलब क्या होता है, फल होता है, तो फ्रूटी लिख दिए, कई सारे फल हिंदी वाले लिख लेंगे। ठीक, चलो लिख लिए इतना। तो नॉमिनिकल ये जो थे आपके क्लासिफिकेशन का, इसका सब हमने पहले देखा कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन आया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा ये 5 टाइप्स हमने बांटे थे। एल्गी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो याद रखते जाना है एल्गी का क्या क्या होता है। चलो एल्गी में आते हैं। एल्गी होते हैं एक्वाटिक होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जल के अलावा भी, ठीक है, एक्वाटिक मतलब जलीय, मतलब क्या, जल उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अधिक मात्रा में ही चाहिए, तो इसलिए एक्वाटिक कहलाता है। और अधिकांश आपको जलीय जगह पर ही आपको एल्गी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए
तो कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे? जल में पाए जाएंगे। जल दो प्रकार का होता है, यानी कि वाटर दो प्रकार का होता है, मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर। मेराइन वाटर को हिंदी में मृदा जल कहते हैं या मृदु जल, ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे मृदु जल। और फ्रेश वाटर को क्या बोलते हैं? अच्छा, फ्रेश वाटर को प्योर वाटर। वाह, चलो ठीक है। नहीं, मैंगो को क्या बोलते हैं? तो मैंगो बोलते हैं। मैंगो को क्या बोलते हैं? तो MANGO बोलते हैं सभी। चलो, सॉइल में भी पाया जाएगा वुड, यानी कि लकड़ी, पुरानी लकड़ी देखते होंगे जहाँ पर वर्षा वगैरह, वर्षा के टाइम में जो पुरानी लकड़ी बहुत दिनों से जमा रहती है, तो उस पर भी देखेंगे एल्गी हरा हरापन से आ जाता है उस पर। और हाथ अगर उंगली उस पर रखिएगा तो गिज गिज करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, स्लिप करेगा उस पर। चलो, उसके बाद सम ऑफ एस्टीम है, कुछ पौधे के एस्टीम पर भी, यानी कि तना पर भी ये लग जाते हैं, और खास करके देखा जाता है वर्षा वन में, ठीक। चलो, एल्गी में जो होते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और जब क्लोरोफिल किसी भी पौधे के पास होते हैं तो वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश लेकर के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ऑटोट्रोपिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वपोषी, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है एल्गी कैसा भोजन करते हैं या कैसा पोषण करते हैं? तो स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। क्लियर? चलो, साइज इसका वेरी वेरिएबल होता है, क्योंकि मान लो कोई एल्गी इतना बड़ा रहेगा, कोई इतना हो जाएगा, कोई इतना बड़ा हो जाएगा, तो साइज कोई फिक्स होने की बात ही नहीं होते हैं, ठीक। इसका हमने बताया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पार्ट इसमें होते हैं, कभी डेवलप होते हैं, कभी नहीं होते हैं डेवलप, ठीक। अब ये बताओ, हाँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यस होता है, ठीक। तो इसीलिए तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा गया ना। और कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, इसीलिए तो यहाँ पर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों लगाया। अच्छा, ये क्रिप्टोगेमस है या फेंड्रोगेमस है? एल्गी क्रिप्टोगेमस है, अर्थात इसका क्या होगा? ये जो पार्ट होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, ये छिपा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? छिपा हुआ रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें लिखिए क्रिप्टोगेमस। हम नहीं बोलेंगे, हम लिखाते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि आपके सामने है सब चीज। अच्छा, क्रिप्टोगेमस हो गया। अच्छा, इसमें जो है जाइलम या फ्लोएम पाया जाएगा या नहीं? पाया जाएगा, बताओ, पाया जाएगा या नहीं? यस, क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, ठीक है। तो ये टर्म लिख दे रहे हैं, नॉन। वेरी गुड, ऐसा ही याद रखिए। हम कितना भी उलझाने की कोशिश करें तो जो सही चीज पढ़े हैं, जो सही है सही है। नॉन वेस्कुलर, ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और यही केवल यही होते हैं नॉन वेस्कुलर, ठीक है, या और भी होते हैं? केवल यही होते हैं या और भी होते हैं? ब्रायोफाइटस भी होते हैं, ठीक। यस, एब्सेंट जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। नॉन वेस्कुलर मतलब क्या हुआ? एब्सेंट जाइलम एंड फ्लोएम, उसको बोलेंगे नॉन वेस्कुलर, ठीक। चलो, और इसमें अच्छा, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, स्पर्म बनेगा, सीड बनेगा, क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। तो इसको लिखिए, अगला लाइन में लिखिए नॉन एम्ब्रायोफाइटस, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए नॉन स्पर्मेटोफाइटस, और उसके अगला पॉइंट में लिखिए इट इज स्पर्मेटोफाइटस।
क्योंकि स्पर्मेटोफाइटस आपको पता है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो। स्पोर वाले को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट ना। तो अगला पॉइंट में लिखिए इट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हो जाएगा ना, लिख ले रहे हैं ना क्योंकि सब कुछ लिखाया हुआ है। लिखे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एल्गी को यही छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एल्गी जो होते हैं उसको तो हमने बताया कि यूनिसेलुलर होते हैं, इसके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो मेन चीज़ है वो तो बता ही दिए। और ये गेमिटोफाइट होते हैं या नहीं होते हैं, ये पॉइंट छूट गए। गेमिटोफाइट होते हैं या नहीं होते हैं? चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल आज हम यहीं पर रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखाया गया है बहुत, याद नहीं हुआ है कुछ भी। तो इसको जब तक कल आप याद नहीं करके आएंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ाएंगे इस पार्ट को। अगला जो क्लास होगा हमारा ब्रायोफाइटस से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, एल्गी में हम लोग इतना ही रहने देते। टाइप्स तो कल ही पढ़ा दिए थे। अच्छा, तीन प्रकार के एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। कहाँ कहाँ एल्गी पाया जाता है आपको एल्गी में लिखाया गया है, देख लीजिए। वाटर में, वाटर कैसा, मेराइन वाटर या फ्रेश वाटर, सॉइल वाटर, ठीक बताते हैं, धैर्य धारण कीजिए। उसके बाद स्टीम पर भी पाया जाता है, हो गया। कहाँ कहाँ पाया जाता है वो कंफर्म पता चल गया। अब वो आते हैं कि डायरेक्ट कलर के आधार पर एल्गी कितने टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कलर के आधार पर, ठीक। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से होते हैं कि कैसे कैसे कार्य क्या करते हैं, ठीक है। जैसे लेमिनेरिया वगैरह हो गया, तो सारे एल्गी होते हैं। जैसे रेड एल्गी के कारण कौन सा समुद्र का नाम पड़ा है, एक समुद्र का नाम पड़ गया है रेड एल्गी पर, क्योंकि उसके नीचे, हाँ, उसके नीचे जो है ये रेड एल्गी काफी मात्रा में फैला हुआ है। क्लियर? चलो देख लो, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। क्लोरो टर्म याद आ रहा है? क्लोरो जहां पर आए, क्लोरोफिल से रिलेट करना है और दिमाग में लाना है ग्रीन, ठीक है। ब्राउन एल्गी क्या हो जाएगा? थियोफाइसी। चलो, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ठीक है, ऐसा याद करना ना। ऐसे देखो, एनसीईआरटी में टेबल दिया होगा एक, ठीक है, टेबल दिया होगा एनसीईआरटी में। क्लोरोफाइसी में कौन सा इसका कॉमन नाम क्या है? तो ग्रीन एल्गी, ठीक है। और इसमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, पिगमेंट, ठीक है। और इस ये जो है फूड किस रूप में फूड का स्टोरेज करता है? तो स्टार्च के रूप में फूड का स्टोरेज करता है। जो इसका सेल वॉल जो बना होता है, सेल्यूलोज का सेल वॉल बना होता है, ठीक है। और ये हैबिटेट्स मतलब होता है, हैबिट मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रेकिंग वाटर में पाए जाते हैं, साल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। नमकीन वाटर में भी ये पाए जाते हैं, इसीलिए आपको नमकीन भी होता है, यानी कि नमक देने वाला एल्गी भी होता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ऐसे साल्ट वाले। तो सब लोग इसको याद कर लीजिएगा ना। लिखने क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा लिखने में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि उस चार्ट को याद कर लें, है ना। जो चीज़ चार्ट वहाँ पर लिखा गया उसी को हम भी लिखेंगे, आप भी याद कीजिएगा। तो अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 में नीचे में 3.1 का चार्ट जो है, हाँ जहां भी है, ठीक है, याद करना है।